हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर आपका चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन यूनिट 3, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका आज क्वेश्चन नंबर 7 से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। चलिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है यहाँ पे हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस में यहाँ पर 2 लाख रुपए का कैश आया है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 2 लाख। बिजनेस में कितना कैश आया ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक जैसा ट्रांजैक्शन है, कैश एसेट होता है और एसेट प्लस हो जाएगा 2 लाख, और जो ऑनर का कैपिटल है वो भी यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं। यहाँ पर ऑनर का जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज कर रहा है, कितना से 2 लाख रुपए से। बाहर से कोई लोन वगैरह नहीं लिया गया है तो आउटसाइड लायबिलिटी आपका रहेगा 0। चलिए, ये हो गया आपका इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो कैश प्लस हुआ आपका 2 लाख रुपए, और ऑनर का पैसा भी यानी कैपिटल भी बढ़ा 2 लाख रुपए। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। बिजनेस का क्या अभी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये पोजीशन आपका कैश 2 लाख है और कैपिटल भी 2 लाख रुपए यहाँ पर है। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाइएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाइएगा कैश 2 लाख रुपए, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड क्या दिखाएगा, कैपिटल 2 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट टैली होगा आपका। चलिए, 2 लाख रुपए का कैश है आपका, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 2 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। बिजनेस ने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है और कैश में परचेस किया है नमन से। बिजनेस ने नमन से गुड्स परचेस किया है। ये है आपका, मान लो नमन इससे गुड्स परचेस किया है ना। तो जब गुड्स परचेस किया है तो बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, स्टॉक कितने का परचेस किया है, 40,000 रुपीज़ का।
40,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, अगर उधार में नमन से खरीदा होता तो नियर फ्यूचर में, अच्छा कितना का यहाँ पे पहले परचेज हुआ, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक जो बढ़ा बिजनेस का वो 40,000 से स्टॉक बढ़ा, यानी करंट एसेट बढ़ गया यहाँ पर 40,000 एसेट साइड में। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, दूसरा इफेक्ट अगर उधार में खरीदा होता तो नमन यहाँ पर कौन है, क्रेडिटर होता, लेनदार होता ना क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होता है, आउटसाइडर होता है, और आउटसाइड लायबिलिटी क्या है आपका, देखो यहाँ है आउटसाइड लायबिलिटी, तो क्रेडिटर यहाँ पे हम लिखते हैं, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्रेडिटर कितने से बढ़ जाता, 40,000 रुपीज़ से। ठीक है, जब उधार में सामान बिजनेस परचेज करता तो 40,000 से स्टॉक बढ़ता और 40,000 से क्रेडिटर बढ़ता, ये होता आपका। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि नमन से तो खरीदा है लेकिन कैश में खरीदा है। अगर कैश में खरीदा है तो बिजनेस एक तरफ से गुड्स परचेज किया और दूसरी तरफ से कैश पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर अब क्रेडिटर बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उधार में सामान है ही नहीं। क्या घट गया, कैश घट गया। ठीक है, गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, पैसा पेमेंट हुआ, कैश घट गया 40,000 से। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ा बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 40,000 से कैश घट गया। अब ऐसा होता कि उधार में तो सामान खरीदा 40,000 का, ऐसा मान लो कि नमन से जो है 40,000 का गुड्स परचेज किया गया था, स्टॉक तो आपका 40,000 रुपये से प्लस होगा, जिसमें से 20,000 रुपया नमन को चुकाया गया और 20,000 रुपये नहीं चुकाया गया। ये भी बात हो सकता है। अगर नमन को 40 में से 20 दिया गया तो कैश कितने से माइनस होगा, 20,000 से, और अभी भी ये क्रेडिटर कितने से होगा, प्लस 20,000 से। देखिए यही होगा ना। फिर से समझिए बात को, उधार में बिजनेस गुड्स परचेज किया है या कैश में परचेज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक तो आपका आएगा ही बिजनेस के अंदर, चाहे कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट यानी उधार में खरीदो, कैश तो आपका बिजनेस में आएगा ही, स्टॉक तो आपका इंक्रीज होगा ही होगा। अब कैश 40,000 पेमेंट करना है, क्या 40,000 पेमेंट किया, तो बोलेगा अगर क्वेश्चन में कि 20,000 रुपये पेमेंट किया है, 20,000 रुपये नहीं किया है, तो 20,000 रुपये कैश से माइनस कर देना, और अभी भी ये क्रेडिटर यानी लेनदार कितने का है, 20,000 का, तो आउटसाइड लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर लिखना प्लस 20,000, फिर भी मैच करेगा। आप देखो माइनस एसेट साइड में देखना, माइनस 20,000 और प्लस 40,000, तो माइनस 20 प्लस 40, तो अभी भी 20 प्लस में है एसेट साइड में, और इज इक्वल टू के इधर भी 20,000 है, यानी आपका इक्वेशन टैली कर जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, अभी बोला कि पूरा का पूरा कैश में पेमेंट किया गया है, यानी कैश जो है माइनस हुआ है आपका यहाँ पे 40,000 से। हो गया क्लियर बात। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, कैश माइनस 40,000, स्टॉक प्लस 40,000, आउटसाइड लायबिलिटी में अभी कोई भी क्रेडिटर नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, और कैपिटल पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी ज़ीरो रहेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बोलिए, बिजनेस का कैश का क्या पोजीशन है अभी, तो प्लस 2 लाख था कैश, स्टॉक परचेस किए तो 40,000 चला गया, 1,60,000 रुपये का कैश बिजनेस में है, स्टॉक आपका 40,000 रुपीज़ का है जिसको बेचेंगे हम प्रॉफिट में, आउटसाइड लायबिलिटी अभी आपका एकदम ज़ीरो है, लाइन से लिख देते हैं इसको, ज़ीरो, और यहाँ पर कैपिटल जो है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का, बस। तो 1,60,000 और 40,000, 2 लाख, और इज इक्वल टू के उस साइड भी 2 लाख, बराबर हो रहा है क्वेश्चन। बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश 1,60,000, स्टॉक 40,000, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड आपका कैपिटल में दिखाएगा 2 लाख रुपया। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, भानु को सामान बेचा गया है 10,000 का 12,000 में,
कहता है सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और आगे अमाउंट दिया हुआ है आपका 12,000। समझते हैं बात को। सोल्ड गुड्स टू, यही लिखते हैं भानु, ब्रैकेट में लिखता है क्या, कॉस्टिंग ₹10,000 और कितने में बेचा है इसको, 12,000 में। देखिए ये बिजनेस हो गया आपका और ये हो गया भानु। बिजनेस ने सामान बेचा है भानु को, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया है, भानु को सामान बेचा गया है। अच्छा, क्या लिख रहा है, क्या कॉस्ट में कैश में बेचा है, नहीं, कैश कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार में भानु को सामान यहाँ पे बेचा गया है। क्रेडिट सेल किया गया है भानु को। तो अगर उधार में बेचा गया है भानु को तो कितने में बेचा गया है। देखिए बिजनेस के पास स्टॉक अभी 40,000 है, ये 40,000 का सामान बेच सकता है, लेकिन 40,000 का सामान नहीं बेचा है। बिजनेस ने कितने का कॉस्ट का सामान बेचा है, 10,000 का। तो देखिए ये वाला जो 40,000 है ना बिजनेस के पास जो सामान बेचने के लिए है, ये एट कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस ही है। बिजनेस 40,000 का सामान 40,000 में नहीं बेचेगा। अगर 40,000 का सामान 40,000 में बेचेगा तो बिज़नेस को फ़ायदा क्या होगा, तब तो फिर बिज़नेस कर ही क्यों रहा है, बिज़नेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 40,000 का सामान, इसमें से अगर हम मान लो 10,000 का या 5,000 का भी सामान बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेंगे। तो अभी ये 40,000 कॉस्ट पे है, जिसमें से कितने का हम सामान निकाले हैं बेचने के लिए, तो बोलता है कॉस्टिंग 10,000। सोल्ड गुड्स टू भानु जिसका कॉस्ट था 10,000, मेरा कॉस्ट कितने से कम हो गया, 10,000 से। लेकिन हम भानु को बेचे कितना में है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में बेचेंगे। कैसे बेचें, तो देखिए 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000 में ना, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भानु को कितना बेचे हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 12,000 रुपये, यानी भानु को 12,000 में बेचे हैं। तो भानु नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना देगा, 12,000 रुपये देगा, लेकिन उधार में बेचे हैं। अगर बेचे हैं तो जाहिर सी बात है मेरा स्टॉक तो कम होगा 10,000 से। भानु को देना कितना है, भानु कौन हो गया मेरा बिजनेस का देनदार, यानी डेटर हो गया। और भानु को देना कितना है, भानु को देना है आपका 12,000 रुपये बिजनेस को देना है। तो यहाँ पर डेटर प्लस हो जाएगा, लिखिएगा डेटर प्लस कितना हो जाएगा, 12,000, क्योंकि भानु को 12,000 देना है। तो मेरा डेटर कितने से बना, 12,000। स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 से। तो बताइए 10,000 का सामान जिसको कॉस्ट था बेचे 12,000 में, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कहाँ लिखे, ऐड करेंगे, प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, ये ऐड कर देंगे हम कैपिटल में। 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में आपका, ठीक है। प्रॉफिट से ही कैपिटल बढ़ता है। कोई भी बिजनेसमैन बार बार कैपिटल अपने पॉकेट से बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता है, बिजनेस में बार बार कैपिटल नहीं लगाता है। एक बार कैपिटल लगा दिया, अब प्रॉफिट कमाएगा, उसी प्रॉफिट, वही जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में ऐड होता चला जाता है और कैपिटल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक माइनस डेटर प्लस हुआ 12,000 से, क्योंकि देगा, और 2,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर कि सर यहाँ पे सामान उधार में बेचा गया है भानु को, और भानु अभी तक ये 12,000 में, चूँकि उधार में बेचा गया है तो नियर फ्यूचर में भानु 12,000 बिजनेस को देगा, दिया तो नहीं है, देगा, दिया तो नहीं है, यानी प्रॉफिट अभी तक आया ही नहीं, तो आप प्रॉफिट को कैपिटल में क्यों ऐड कर रहे हैं। सवाल यही होगा ना कि जब प्रॉफिट मिल जाएगा तो कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। तो आपको बता दें कि हम यहाँ पर एक्रूअल कंसेप्ट से चल रहे हैं। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस है, अगर हम एक्सपेंस की बात करें, आपने दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानते हुए रिकॉर्ड करिए। सेम चीज़ वो इनकम के लिए भी कहता है कि इनकम मिला हो, जैसे यहाँ पर इनकम यानी प्रॉफिट, अभी बताइए यहाँ पे प्रॉफिट के केस में कह रहे हैं कि प्रॉफिट कितना है 2,000, मिला हो
या ना मिला हो उसको अपना इनकम मानिए, अपना प्रॉफिट मानिए और उसको रिकॉर्ड करिए। तो इसी कारण से हम 2000 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। भले ही हमको मिला नहीं है लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि मेरा कैपिटल इंक्रीज़ करेगा। क्यों हम एक्चुअल कंसेप्ट से चल रहे हैं? ताकि हमको अपना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का पता करना है। अगर हम उधार वाले ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो कभी भी हम अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इसका इफेक्ट पड़ा। देखिए अब इज इक्वल टू के दोनों साइड देखिए, इस साइड -10 + 12, तो 2000 रुपये एसेट साइड में है और 2000 रुपये आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में है। तो जाहिर सी बात है इक्वेशन टैली करेगा ही। अच्छा, इससे आउटसाइड लाइबिलिटी क्या हुआ? 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कैश पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बनेगा आपका, देख लो एक बार इसको अच्छे से। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए क्या नया समीकरण क्या बन रहा है बिजनेस का, न्यू पोजीशन क्या बन रहा है। तो हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, नया समीकरण क्या है बिजनेस का। तो क्या नया समीकरण है? कैश कितना बिजनेस में? कैश अभी भी 1,60,000 है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश दिखाइएगा 1,60,000, स्टॉक दिखाइएगा अब घट के हो गया है 30,000, एक नया एसेट आ गया है करंट एसेट डेटर 12,000 का, एसेट साइड में इतना दिखाएगा। अब आइए कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। आउटसाइड लायबिलिटी में अभी तो कोई है ही नहीं, 0 रहेगा और कैपिटल दिखा दीजिएगा। अब कैपिटल इंक्रीज हो गया है 2,02,000 कैपिटल दिखाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नया समीकरण। तो जोड़ दीजिए आप इधर 1,60,000 है ना, और 30,000, 1,90,000 और 12,000, 2,02,000 यहाँ पे आ गया। इस साइड भी और उस साइड भी उतना ही है आपका। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 7,000, 7,000 रुपये का है, खरीदा हुआ। ठीक, देखिए बिजनेस में कोई भी चीज़ उधार में खरीदा गया है तो जाहिर से बात है कि सामने वाला लेनदार यानी क्रेडिटर होगा। तो ये है बिजनेस। बिजनेस में अगर गुड्स खरीदा गया किसी से भी उधार में तो ये कौन होगा? आपका क्रेडिटर से परचेस किया गया है ना, ये लेनदार है। अगर उधार में दिया है तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को इसे देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये लेनदार है, क्रेडिटर है। कौन है? लिख देते हैं हम यहाँ पे, लेनदार, पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है लेनदार। क्यों लेनदार कब कहलाएगा? जब उधार में बिजनेस को देगा। तो अभी बिजनेस को उधार में क्या मिला है, क्या खरीदा है बिजनेस उधार में? तो बोलता है कि फर्नीचर आया बिजनेस में। बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। तो एक एसेट आया बिजनेस में, एसेट का हम नाम लिख देंगे। देखिए गुड्स अगर परचेस करते, गुड्स परचेस करते तो स्टॉक बढ़ता आपका। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सामने वाला आप ही बन गया। अब फर्नीचर खरीदा तो एक नया एसेट आया, क्या हुआ? फर्नीचर। जितना एसेट आता जाएगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिर्फ गुड्स परचेस करेंगे तो ही सिर्फ स्टॉक बढ़ेगा, बाकी जितना भी एसेट होगा यहाँ पे हमको प्लस करते जाना पड़ेगा। तो फर्नीचर कितने का खरीदे? देखिए यहाँ पे 7,000 रुपये का, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 7,000 फर्नीचर। अगर कैश में परचेस किए होते तो माइनस करते कैश 7,000, बस और कुछ नहीं करते। लेकिन जाहिर से बात है कि हम उधार में खरीदे हैं तो ये बिज़नेस का एक आउटसाइडर है और इसे पैसा देना है, तो बिज़नेस के ऊपर एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में हम प्लस करेंगे कितना? 7,000। लेकिन अब लायबिलिटी लिख के छोड़ दीजिएगा कि लायबिलिटी साइड में
तो फिर कैसे पता चलेगा कि आउटसाइड लायबिलिटी है क्या? इसलिए लिखना पड़ेगा कि आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, तो क्रेडिटर को पैसा चुकाना है, यानी क्रेडिटर मेरा आउटसाइड लायबिलिटी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है या क्रेडिटर है आपका आउटसाइड लायबिलिटी या बैंक लोन है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, ये नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, तो कैपिटल है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इज इक्वल टू इस साइड भी 7000 उस साइड भी 7000, तो इक्वेशन आपका मैच करेगा, बिल्कुल टैली कर जाएगा। चलिए इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा, इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सब जीरो कर देंगे। अब फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी इक्वेशन आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बनता है। चलिए कैश का पोजीशन क्या है, 1,60,000 कैश है। बिजनेस चाहता तो आराम से फर्नीचर को कैश में परचेस कर सकता था, क्योंकि कैश बिजनेस के पास अवेलेबल है, लेकिन किसी कारण से बिजनेस कैश में फर्नीचर को परचेस नहीं किया, या डिसाइड किया कि उधार में खरीदते हैं, कैश का हो सकता है कोई और काम बिजनेस में हो। तो कैश है 1,60,000, 30,000 रुपये का स्टॉक है अभी, जो कि बिजनेस प्रॉफिट में बेच सकता है। 12,000 रुपये का डेटर है, जो कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देगा। फर्नीचर है 7,000 का। आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर है 7,000 का, और कैपिटल जो है यानी ऑनर का पैसा है 2,02,000। ये बन गया फाइनल इक्वेशन। ठीक, बिजनेस का पोजीशन कैश 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेटर 12,000, फर्नीचर 7,000, क्रेडिटर आपका 7,000 एंड कैपिटल 2,02,000। चलिए इससे आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो, ये आप एक बार देख लो। इसके बाद हम एक बैलेंस शीट भी आपका फटाफट यहाँ पे बना देते हैं। चलिए यहीं पे बनाएंगे बैलेंस शीट, इसको हटाते हैं। इस इक्वेशन से हमको मतलब है बैलेंस शीट अब बनाने का, फाइनल इक्वेशन यही है, तो इसी से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बाकी बीच से हमको मतलब नहीं है। फाइनल फिगर मेरे पास यहाँ पर है। बैलेंस शीट टी शेप में बैलेंस शीट बनता है, सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप का। देखिए टी दिख रहा है, आप इसको कैसे करिएगा, ऐसे कर दीजिए ये, तो इसको टी शेप का ही बैलेंस शीट कहते हैं। ये हो गया एसेट साइड, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बाद में हम यहाँ पे अभी कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख रहे हैं, बाद में सिर्फ यहाँ पे हम लायबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल भी आपका इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए सिर्फ लायबिलिटी लिखेंगे। लायबिलिटी का मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों। चलिए बिजनेस में क्या क्या एसेट है वो एसेट साइड लिखेंगे। पहले यहाँ देखो क्या एसेट है, कैश, पहले लिख देते हैं स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। ठीक, अब आते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या दिख रहा है आउटसाइड लायबिलिटी में, क्रेडिटर, हम लिखेंगे क्रेडिटर, और फिर लिखेंगे क्या है, कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे वो लिक्विडिटी के आधार पे करेंगे, यानी सबसे लिक्विड एसेट जो सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड है उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद फिर परमानेंस जो जितना परमानेंट है उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले एकदम जो लिक्विड है उसको लिखेंगे, और बाद में जो परमानेंट है उसके बाद आएगा। चलिए तो सबसे पहले क्विक एसेट, फिर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट्स, ऐसे बोल सकते हैं आप। इधर भी वही करेंगे, सबसे पहले जो करंट है वो लिखेंगे, और फिर नॉन करंट एसेट जो है, नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। चलिए अब कैश का क्या पोजीशन है, देखिए कैश कितना है बिजनेस में, 1,60,000। स्टॉक कितना है देखिए 30,000, 12,000 का डेटर है,
और 7,000 रुपये का आपका फर्नीचर है। क्रेडिटर कितने का है देखिए, 7,000 का फर्नीचर है और कैपिटल 2,02,000 का है। टोटल कर दीजिए, देखिए 2,09,000 रुपया यहाँ पर कैपिटल या लायबिलिटी है, सेम उधर भी होना चाहिए, है ना। 1,60,000, 1,90,000, 2,02,000 और 7,000, 2,09,000। बिल्कुल बैलेंस शीट भी देखिएगा आपका टैली हो गया यहाँ पर, ठीक है। एज एट जो डेट होगा साल के अंत का जो डेट वो बनाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, बैलेंस शीट भी आपका हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।